हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बायोलॉजी के बारे में। और आपको पता है कि एनसीईआरटी का जो हमारा ये सीरीज़ चल रहा है, इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी ख़त्म कर लिया, फिजिक्स ख़त्म कर लिया और केमिस्ट्री को भी ख़त्म कर लिया। और बायोलॉजी आपका अभी ख़त्म जस्ट हो ही जाएगा, क्योंकि ये हमारा पार्ट 1 है और इसके जस्ट बाद में पार्ट 2 को अपलोड कर दूंगा, तो बायोलॉजी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपका एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आधी चीज़ें तो कंप्लीट हो गई है एग्जाम्स में। अगर आपका यहाँ से क्वेश्चंस बने, जो कि डेफिनेटली बनता ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, बाकी के अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप पीडीएफ के बारे में डिमांड करेंगे तो पीडीएफ आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा रखा है। वेबसाइट पर जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। ठीक है, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि वर्गीकरण विज्ञान यानी टॉक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिनियस को जानते हैं। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न में ये कह रहा है कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति क्या है, तो सही आंसर होगा द्विनाम पद्धति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति जो है, जीवों के वैज्ञानिक का द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत किया था, तो कैरोलस लिनियस ने प्रयुक्त किया था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि द्विनाम पद्धति के अंतर्गत क्या होता है कि पहला जो भाग होता है वो वंश होता है और दूसरा जो भाग होता है वो जाति को डिनोट करता है। तो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगा, इससे रिलेटेड ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, जाति। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण का अवरोही क्रम निम्नवत है, यानी जगत, संघ, वर्ग, गुण, कुल, वंश, जाति। यानी सबसे जो छोटा है वो क्या है, जाति है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पे जाति को टिक कर सकते थे, ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, विटकर। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे 5 जगत वर्गीकरण आपने देखा, तो उसी तरह से 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत, इन सभी नामों को भी याद रखना है, क्योंकि ये भी हो सकता है पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वर्गीकी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, वर्गीकी। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। देखिए मोनेरा जगत में कौन सा जीव शामिल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवक। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो कवक होते हैं वो मोनेरा जगत में ना शामिल होकर के वो प्रोटिस्टा जगत में शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं। जो विषाणु होते हैं वो किस जगत में शामिल किए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विषाणु से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए। विषाणु जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान लक्षण प्रकट करते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीवों के समान व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान रखिएगा विषाणु को ही सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, विषाणु को माना जाता है। ठीक है, विषाणुओं को जंतुओं के वर्गीकरण में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इनमें से कोई नहीं को टिक किया था। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है कि अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं कौन सी है। सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, माइक्रोप्लाज्म। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कवकों के विषय में असत्य कथन है। बताइए कि कवक के संबंध में असत्य कथन यहाँ पे कौन सा होता है, तो राइट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे गलत कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट्स मैं आपको ये ध्यान दिलाऊंगा कि जैसे कि देखिए एक्चुअली ये ऑप्शन सी को हम लोगों ने गलत क्यों किया था कि कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। क्यों देखिए इसमें कि इसमें पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इस वजह से कह सकते हैं कि अपना पोषण पौधे एवं अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं, वे स्वयं नहीं बनाते। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं, सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। देखिए जहाँ पे ज़रूरत होगा एक्सप्लेनेशन दिखाने की मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा, बाकी चीज़ों के लिए आप PDF को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ लीजिएगा सारे एक्सप्लेनेशन को। फिलहाल हम यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका जल्द से जल्द क्वेश्चंस को कंप्लीट किया जाए। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए कि NCERT में किस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है ये कि कवकों का प्रयोग किया जाता है। बताइए कवकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में, ठीक है। खाद्य पदार्थ के रूप में, अल्कोहल निर्माण में और ब्रेड बनाने में, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये दिया गया है कि लाइकेन के संबंध में असत्य कथन है। लाइकेन के संबंध में असत्य कथन क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ये मृदा को हानि पहुँचाते हैं, ये जो कि कथन गलत है। तो ध्यान रखिएगा ये मृदा को हानि नहीं पहुंचाते हैं, जबकि मृदा के लिए मृदा निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। लास्ट लाइन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लास्ट लाइन में लिखा गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और बाकी चीज़ों के लिए आप ऊपर में सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। लाइकेन किसका किसका मिश्रण होता है, ये पॉइंट ध्यान, मिश्रण नहीं यानी कि किसके किसके संयोग से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए कवक और शैवाल से मिलकर के ये बनता है। कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी व्यवहार के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शैवालों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। शैवाल के संबंध में सत्य कथन यहाँ पे कौन सा होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी की उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है, यानी कि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। प्रायः ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है कि जो कवक होते हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन शैवाल जो है वो अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ विश्व का लगभग 75% जो ऑक्सीजन होता है वो शैवालों द्वारा ही प्राप्त होता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर देखें तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया? लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण इसका नाम लाल सागर पड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पादप जगत के वर्ग हैं। पादप जगत के वर्ग हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैक्योफाइटा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ये सभी पादप जगत के वर्ग हैं, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको पढ़ करके समझ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए लिखा गया कि पादप जगत में शामिल किए गए है। पादप जगत के मुख्यतः 3 संघों में विभाजित किया गया और ये 3 संघ कुछ इस तरह से दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है कौन? तो राइट आंसर क्या होगा? सफेगनम। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, सफेगनम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये कि आपसे पूछा ये जा सकता है कि जो शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, लाइकेन होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? तो पादप वर्ग का जो थैलोफाइटा है इसी के अंतर्गत आता है। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक और लाइकेन शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल कौन से हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल कौन से हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉस्टॉक और एनाबिना। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे लिखा गया, जैसे नास्टॉक और एनाबिना नामक शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करते हैं। सरगासम जो शैवाल होते हैं जापान में कृत्रिम ऊन तैयार किए जाते हैं और साथ ही साथ इसका प्रयोग जो पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। और यहाँ पे देखिए जो कारा नाम का शैवाल आपने देखा था, दिया गया था ऑप्शंस में, तो कारा नाम का शैवाल का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार करने में किया जाता है। और तथा जो लिमनेरिया आपने देखा, लिमनेरिया भी एक प्रकार का शैवाल ही होता है, तो लिमनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिमनेरिया आयोडीन प्राप्त कहाँ से किया जाता है? तो लिमनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जिन पदार्थों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है, किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रैकियोफाइटा, ठीक है। ट्रैकियोफाइटा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि ट्रैकियोफाइटा पादप वर्ग के विषय में सत्य कथन है। तो इसके संबंध में यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिखेंगे वो बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संघ पोरीफेरा के जीवों की विशेषता नहीं है। संघ पोरीफेरा जीवों की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या होगा?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। एक कोशिकीय होते हैं, यह एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी में यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसमें नाल तंत्र पाए जाते हैं, यहाँ पे ये मिस्टेक है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात आपने समझा, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था कि इसमें नाल तंत्र पाए जाते हैं, बाकी ये एक कोशिकीय होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है। सूत्रकृमि का संबंध किस संघ से है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो एक्सक्लेमनिथीज, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, सूत्रकृमि को ही गोल कृमि भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये बनता है कि संघ सिलिटेट्रा के जीवों का सर्व प्रमुख लक्षण क्या है। तो सही आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, यानी कि शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बारे में जो भी आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे पढ़ करके अच्छे से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए मैं आपको बता दूँ, बार बार कह रहा हूँ कि पीडीएफ में आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप ज़्यादा फोकस ना करें इन पर, आप सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये दिया गया कि अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, ये सभी के सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, अनियत तापी जंतुओं के अंतर्गत। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया कि मछली का वताशय यानी कि एयर ब्लैडर जो है वो किस रूप में कार्य करता है। मछली का वताशय किस रूप में कार्य करता है। सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि सहायक श्वसन अंग और द्रवस्थैतिक अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। और बाघ का रासायनिक नाम नहीं, यानी कि यहाँ पे वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। पैंथेरा टाइग्रिस बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, हाइबरनेशन कहते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी, कालरप्पा टैक्सीफोलिया, ठीक है। टैक्सीफोलिया, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि निम्न में से कौन सा सर्प जो है वो विष रहित है। सर्प जो है वो विष रहित सर्प कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पे अजगर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है। तो राइट आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन डी को, यानी कि कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच, जिसको जनरली तिलचट्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कॉड निम्न में से किसकी प्रजाति है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि कॉड निम्न में से किसकी प्रजाति है। तो राइट आंसर होगा मछली की प्रजाति है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। और ये है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ऑर्निथोलॉजी। लेकिन मैं आपको एक एक करके सारे के बारे में बताता हूँ। जैसे ध्यान रखिएगा, लिम्नोलॉजी क्या है। तो लिम्नोलॉजी में हम लोग तालाबों, पोखरों या फिर कह सकते हैं झीलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम बात करें हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, क्लियर। और अगर हम बात करें यहाँ पे मेलाकोलॉजी, तो मेलाकोलॉजी के अंतर्गत मोलास्का संघ के जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो ये तीनों चारों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई के रूप में हम कोशिका को जानते हैं। कोशिका बिल्कुल सही आंसर है। और कोशिका की खोज किसने की थी, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, ध्यान रखिएगा। जबकि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत जो है 1839 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, उनका नाम क्या था, स्लाइडेन और स्वान, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। लीजिए नाम लिया और शैतान हाजिर यहाँ पे हो भी गया कि कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो कोशिका सिद्धांत मैंने आपको जस्ट बताया क्या था, तो स्लाइडेन और स्वान, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन किसे टिक करेंगे, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, यानी कि स्लाइडेन और स्वान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा 1839 में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। बताइए कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विषाणु। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि प्रकृति में अगर पूछे कि प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइक्रोप्लाज्म, उसको टिक करते हैं, ठीक है। फिलहाल हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं कौन सी होती है। प्राकृतिक और सरल संरचना वाली कोशिका कौन सी है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है। पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार कौन सा है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकांग में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिकांग में नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, हरित लवक। ठीक है, हरित लवक कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या दिया गया कि किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? और वो है मानव में, ऑप्शन बी, मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, इसमें शामिल किया जाता है। तो देखिए जीवद्रव्य में शामिल किया जाता है, हम कह सकते हैं ऑप्शन डी की कोशिका द्रव्य, कोशिका केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? पावर हाउस। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, जबकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए नाम लिया और फिर से ये हाजिर हो गया कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, और वो है क्या? लाइसोसोम, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, राइबोसोम को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो सही आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं में, आरबीसी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन है कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? देखिए मैं आपको बता दूं, जो डीएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। केंद्रक के अतिरिक्त ये माइटोकॉन्ड्रिया और साथ ही साथ हरित लवक में भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तन रूप है, परिवर्तित रूप है? तो जो गुणसूत्र होता है वो क्रोमैटिक धागों का कह सकते हैं, क्रोमैटिन धागों का, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट वन है मानव शरीर के लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती हैं? मानव शरीर के लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, तिल्ली। ठीक है, तिल्ली, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है जीवाणु की खोज किसने की थी? देखिए जीवाणु की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर यहाँ पे ल्यूमेनहॉक को टिक करेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बनता है? तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो तपेदिक को हम लोग टीबी कहते हैं, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, इसी को क्षय रोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस किसके कारण होता है? तो माइक्रो कह सकते हैं, ऑप्शन बी होगा, माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं किससे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है कि मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एनाबीना। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि प्रशीतन किस प्रकार खाद्य परिरक्षण में सहायता करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण जो होता है वो लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है विषाणु की खोज किसने की थी? ऊपर हम लोगों ने देखा था जीवाणु की खोज ल्यूमेनहॉक, तो यहाँ पे अब विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जीवाणु जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। कुष्ठ रोग का संबंध यहाँ पे जो आप माइकोबैक्टीरियम एंथ्रोसिस दिया जा रहा है ये गलत है। क्यों? तो मैं आपको बता दूं, कुष्ठ रोग को तो सबसे पहले इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिप्रोसी, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है जैसे हेंसेन रोग। ठीक है, हेंसेन रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री के कारण होता है, लैप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं, आप इन सभी को याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित प्रोटोजोआ जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है? तो प्रोटोजोआ जनित जो रोग है इनमें सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, नहीं है। यानी कि निद्रा जो रोग यहाँ पे देख रहे हैं, ट्राइक्रोमोनस वेजाइनिलिस जो दिया जा रहा है ये गलत है। क्यों? तो निद्रा जो रोग होता है यानी कि स्लीपिंग सिकनेस जो है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं अफ्रीकन निद्रा रोग। तो ये किसके कारण होता है? तो ट्राइपनोसोमा ब्रूसेई होता है, इसके कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी को गलत करेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर डी को टिक करेंगे। यह नामक रोग किस जीव के कारण होता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। ठीक है, बैनक्रॉफ्टाई, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बनता है कि जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किस जीव के कारण होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फुट एंड माउथ जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, तो ये विषाणु के कारण यानी कि वायरस के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि स्केबीज नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। स्केबीज नामक जो रोग होता है जिसको हम खाज कह सकते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म कीट, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि कौन सी औषधि एवं आविष्कारक सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी यानी कि इन्फ्लुएंजा का टीका मॉरिस हिलमैन्स, यहाँ पे जो कि ऑप्शन डी गलत तरीके से मैच किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लुएंजा तथा फ्लू के टीके का आविष्कार जो है जोनास साल्क तथा थॉमस फ्रांसिस ने संयुक्त रूप से किया था। ठीक है, ऑप्शन डी को गलत करेंगे और बाकी में कोई दिक्कत नहीं, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछा जाता है। पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड फ्लेमिंग, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एडवर्ड जेनर था, यहाँ पे एडवर्ड जेनर होना चाहिए था। ठीक है, एडवर्ड जेनर। और पोलियो का टीका जोनास साल्क, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शिशुओं को लगाया जाने वाला टीका डीपीटी किन रोगों से उनकी रक्षा करता है। डीपीटी का टीका जो लगाया जाता है वो किन रोगों से रक्षा करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोहिणी, काली खांसी और टिटनस से, ऑप्शन डी सही आंसर है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि रोहिणी यानी कि मतलब ये हुआ डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया आपने डेफिनेटली सुना होगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस से। अगला प्रश्न ये बनता है कि पादप के कायिक अंग में शामिल नहीं है, पादप के कायिक अंग में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीज। इसके बारे में आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए कायिक अंग में क्या क्या शामिल होते हैं, इसके अंतर्गत जड़, तना, पत्तियाँ शामिल की जाती है और प्रजनन अंग के अंतर्गत बीज, फल, पुष्प शामिल होते हैं। यानी कि जो बीज था वो किसके अंतर्गत आना था, तो प्रजनन अंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है क्या कहलाते हैं, तो राइट आंसर उसको हम कहते हैं अनावृत बीजी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जिसको इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आवृतबीजी पादपों के विषय में असत्य कथन कौन सा है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम यहाँ पे इसके संबंध में आवृतबीजी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनका संवहन तंत्र अल्प विकसित होता है। ये पॉइंट यहाँ पे गलत कह रहा है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि आवृतबीजी पादपों में पूर्ण विकसित संवहन तंत्र होता है। ठीक है, जो कि कह सकते हैं जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम के अंतर्गत काम करते हैं, यानी कि उसी को कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि पादप जड़ों के संवहन में असत्य कथन है, पादप जड़ों के संबंध में असत्य कथन है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होते हैं। ये पॉइंट जो कि यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि ऐसी जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग में विकसित होते हैं क्या कहलाती हैं, उनको हम लोग कहते हैं अपास्थनिक जड़ें, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन ये है कि निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है, रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अपास्थनिक जड़ तंत्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि मूसला जड़ों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी को टिक करेंगे। मूसला जड़ें कंदील जड़ें स्तंभ मूल और अपस्तंभ मूल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो कि ये पॉइंट गलत है। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई है। क्लियर। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा और सबसे बड़ा पुष्प क्रमशः कौन सा है, तो सबसे छोटा जो पुष्प होता है वो है वुल्फिया और सबसे जो बड़ा पुष्प है वो है रेफ्लेसिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया कि पादपों के तनों से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा सत्य कथन। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है, उपरोक्त सभी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि भूमिगत तने का रूपांतरण नहीं है, तने का रूपांतरण नहीं है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। स्तंभ प्रतान जो है कि ये कह सकते हैं ये तने का रूपांतरण नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि तने से कौन कौन से संबंधित होते हैं, भूमिगत तने से। ठीक है, भूमिगत तने के रूपांतरण में और उससे संबंधित निम्नवत है, जैसे प्रकंद के अंतर्गत हल्दी, अदरक, केला, फर्न, ये सभी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आलू हुआ, प्याज, लहसुन, केसर का पौधा, ये सभी के सभी जो कि तने वाले पौधे हैं। ठीक है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप नहीं है। तो पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप नहीं है, ऑप्शन डी पत्र परागकलिका हम कह सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा जो है वो यूकेलिप्टस, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनता है, अदरक एक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह पर्व और पर्व संधियों युक्त होता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, इससे बारे में आप यहाँ पे जुड़ी हुई जो भी पॉइंट्स आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि क्या कह रहे हैं। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा जो अदरक आता है किसके अंतर्गत आता है, तो अदरक और हल्दी तने का एक रूपांतरित रूप है जिसे प्रकंद कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये बनता है कि वह शुष्क पुष्पकली जिनका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आता है ये। लॉन्ग बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक रूपांतरित होता है। देखिए जो घटपर्णी होता है वो हम कह सकते हैं क्या होता है, पिचर प्लांट को कहते हैं, और ये एक प्रकार का कह सकते हैं मांसाहारी पौधा है। तो इसका पत्ता जो होता है वो बंद होता रहता है, खुलता बंद होता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पुष्प का एक भाग नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे, सी को, यानी कि पर्णवृंत जो है यहाँ पे ये पुष्प का भाग नहीं है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि पारिस्थितिकीय वर्गीकरण के अंतर्गत पादपों का एक वर्ग नहीं है। तो राइट आंसर अधिपादप, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि नर पुष्प तथा मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। ऑप्शंस डी को टिक करेंगे, उभय लिंगाश्रयी कहलाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या बनता है कि ऐसे पादप जिनमें पुकेसर तथा स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो उनको हम लोग कहते हैं उभयलिंगी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निर्माण के आधार पर फलों को किन दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो सत्य और असत्य फल के रूप में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, वीवीआई इसको मान लेंगे। वृक्ष की आयु का निर्धारण किस तरह से किया जाता है, तो वार्षिक वैल्यू की संख्या के आधार पर किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन्स के विषय में असत्य कथन कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसुलिन पादपों में वृद्धि कारक हार्मोन होता है। यहाँ पे ये पॉइंट गलत है क्योंकि इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं, ये मनुष्य में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे जो कि ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न ये बनता है कि बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। तो बायोडीजल बनाने के लिए वनस्पति का जो प्रयोग करते हुए रतन जोत, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक वयस्क मनुष्य में शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन के बारे में क्या बताना, सभी को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी को टिक करेंगे 206। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो शिशु होते हैं उनमें कितना होता है, तो लगभग 300 होते हैं। ठीक है, 300 अस्थियाँ होती हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः कौन सी है। तो सबसे छोटी जो होती है वो स्टेपिज होता है, कान की हड्डी, और जो सबसे बड़ी होता है फीमर होता है, जांघ की हड्डी। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि मानव कंकाल के संबंध में असत्य कथन है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपांगीय कंकाल में नाखून, बाल तथा रोम शामिल किए जाते हैं। ये ऑप्शन डी गलत होगा। ये गलत क्यों है, तो हम आपको बता दें कि जो नाखून, बाल तथा रोम होते हैं वो बाह्य कंकाल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो कि करीब 65%, सेकेंड नंबर पे कार्बन 18%, उसके बाद हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%। ठीक है, इस तरह से, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि अस्थि संधियों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए।
तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, यानी कि मनुष्य के घुटने की अस्थि संधि अपूर्ण संधि का उदाहरण है। ये पॉइंट यहाँ पे जो कि गलत हो जाता है। इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखी गई, आप इनको अच्छे से पढ़ करके समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको ये तो PDF में मिल ही जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती हैं। फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग जो रिब्स है ये किस में पाई जाती हैं, तो वक्षीय पिंजर, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, वक्षीय पिंजर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन में बताना है कि कौन सुमिलित नहीं है। ठीक है, बताइए कि कौन सुमिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन डी, जो टिटेनी जो दिया गया है वो उपास्थि के फटने के कारण चलने में दर्द होना, ये पॉइंट गलत है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं टिटेनी जो नामक रोग होता है वो इसका संबंध किससे है और ये क्यों होता है, इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखी गई है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं। तो क्या होगा सही आंसर, कितने दांत 2 बार निकलते हैं, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 20 दांत 2 बार निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है। बताइए कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण क्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न ये बनता है कि नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं में शिशुओं की दर जो होती है, श्वसन की दर होती है वो 30 से 60 बार प्रति मिनट, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि ब्रीथिंग की जो क्रिया होती है किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ब्रीथिंग की क्रिया में सांस लेने की जो क्रिया होती है इसमें घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या बनता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को प्रभावित करती है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है कि रक्त एवं उत्तक द्रव के मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है। तो गैसीय विनिमय को हम लोग अंतःश्वसन कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, निःश्वसन। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रिप्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं जिसमें निःश्वसन नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में इतना ही। बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और इसका सेकंड पार्ट जस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखते हैं, ना तो लाइक कर रहे हैं ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो यार हमें तो कुछ सपोर्ट करिए, चैनल को आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं क्या? आपका चैनल आपका आगे जाएगा तो और भी अच्छा ही बात है, तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और इसका PDF मैंने आपको बताया कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर आप हमारे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।